अक्सर हम जीएस में पढ़ते हैं उन सभी विषयों को जो हमारे एग्ज़ाम में आता है, लेकिन वास्तव में जो हमारा सामाजिक ज्ञान है वही पूरा जीएस है। और सामाजिक ज्ञान जो हमें समाज से मिलता है। किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, सरकार अपना काम कर रही है। कौन सही कौन गलत, जो कानून बनाया गया क्या वास्तव में सरकार के द्वारा किसानों के खिलाफ बनाया गया, या किसान इस कानून का जो विरोध कर रहे हैं वो वास्तविक तौर पर किसानों के हित के लिए कर रहे हैं, या किसी राजनीतिक पार्टी का इसमें भी सहयोग है। आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं विषयों के बारे में यहाँ पर। और इस वर्बल एपिसोड में हम लोग ये भी जानेंगे कि किसानों के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं या आंदोलन के तौर पे जो भी स्टेप लिए जा रहे हैं वह कैसे आम लोगों के जीवन को आपका प्रभावित करते हैं। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं, क्या जो किसानों के द्वारा आह्वान किया गया भारत बंद है ये वास्तव में कानूनी तौर पर लीगल है या नहीं, यह भी समझना बहुत जरूरी है। और क्योंकि यह आंदोलन बहुत ही तेजी के साथ पूरे देश में बढ़ता जा रहा है, तो यह भी समझ लेना बहुत जरूरी है, क्या सरकार अपने इस कानून को वापस लेगी या नहीं। देश का सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि सरकार को वापस ले लेना चाहिए या नहीं, या किसानों के द्वारा अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार के प्रति कैसी अपनी प्रभावशाली बातें पहुंचा पा रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये जो बिल है, जो कानून बन चुका है, जो आपका ये कानून है कृषि कानून, ये किस प्रकार का कानून है या इस पर जो व्यवस्थाएं दी गई हैं वो कैसी हैं। क्योंकि जो आंदोलन कर रहे हैं लोग, उनको वास्तविक तौर पर अभी पता भी नहीं कि यह कानून है क्या। बहुत से ऐसे लोग हैं जो आंदोलन कर रहे हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में पूरी डिटेलिंग के साथ चर्चा करेंगे कि इस कानून के तहत जो आपके पारित किए गए हैं संसद के द्वारा, इन पर है क्या और क्या क्या प्रावधान है। देखा जाए तो 3 कानून सरकार के द्वारा पारित किए गए हैं और केंद्र सरकार के द्वारा। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो कृषि है यह आपका राज्य का हिस्सा है या राज्य के अधिकार क्षेत्र में आता है, यानी कि ये कृषि पर कानून बनाने का जो अधिकार है वह राज्य सूची के अंतर्गत है। तो किस आधार पर केंद्र सरकार ने ये 3 कानून पारित किए हैं, इन पर पूरी डिटेलिंग चर्चा करेंगे। तो बने रहिए अंत तक, और पूरा वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको कृषि कानूनों के बारे में वास्तविक जानकारी होगी और कौन से कानून पारित किए गए हैं यह भी आपको पता होगा। तो चलिए बात करते हैं इस कृषि कानून के बारे में। तो जो आज आपके 3 कानून हैं जिनमें सरकार ने दावा किया, और ये पहला कानून जो पारित किया है वो क्या है जरा समझ लेते हैं, और किस प्रकार ये सरकार अपना पक्ष रखती है और कैसे किसान विरोधी हो जाता है, जिससे पूरे देश में आक्रोश पैदा होता है और किसान सड़कों पर उतर आता है। दिल्ली जैसे बड़े शहर यानी कि देश की राजधानी को जाम करने की कोशिश करता है, वह किसान क्यों करता है जो खेत में खेती करना चाहता है, फिर भी अपने खेत को छोड़कर आज दिल्ली की राजधानी पर बैठा है। तो कहीं ना कहीं यह किसान कानून उन किसानों के हित में नहीं होगा। तो इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग समझते हैं कि यह किसान कानून कैसा है और कैसा किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। जिसमें पहला जो कानून है वो आपके सामने यहां पर दिख भी रहा होगा, और हम इसको पूरा डिटेलिंग में चर्चा करते हुए चलेंगे। लेकिन उससे पहले आप छोटा सा वीडियो या क्लिप ये देखिए, जिसके माध्यम से आपको आइडिया चलेगा कि जनता का और किसानों का आक्रोश कैसा है। आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हैं, और जो पिक्चर्स आपको दिख रही है कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रही हैं या प्रभावित कर रही हैं कि लोगों के अंदर आक्रोश कैसा है। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से कार्य किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं। और दिल्ली का नजारा अगर देखें तो दिल्ली में इस समय बहुत ही ज्यादा ठंड बढ़ चुकी है, इसके बावजूद भी किसानों को ना तो तंबू लगाने दिया जा रहा है, और ऐसी स्थिति में वो हाईवे पर छत भी नहीं है और वो इस ठंड में ऊपर हाईवे के बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं सरकारों को इस पर चिंता करनी चाहिए और जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए। सरकार की 5वीं बैठक और मंत्री स्तर की 3री बैठक भी नाकाम रही, इसके बावजूद भी सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। इसलिए जो अगली डेट 9 तारीख तय की गई है उस पर हम आशा करते हैं कि सरकार किसानों के लिए जल्द से जल्द कोई ना कोई निर्णय लेगी। तो जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, इसके माध्यम से हमने देखा कि कैसे जनता का आक्रोश है और पूरे देश का समर्थन मिलता जा रहा है। तो ये कृषि कानून जो है इसका क्या मतलब है और क्या ये कहता है पहला कृषि कानून, जरा इसको समझते हैं। और किस प्रकार बार बार ये कहा जाता है कि सरकार मंडी व्यवस्था को खत्म कर रही है, आखिर ये मंडी क्या है इसके बारे में भी हम समझेंगे।
और सरकार जो ये कह रही है बार बार कि एपीएमसी नहीं हटाया जाएगा, फिर भी किसान ये कहते हैं एपीएमसी हट रही है, इसके बारे में भी बात करेंगे। एमएसपी को लीगल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और एमएसपी है क्या, इसको भी हम पूर्णतः समझेंगे। आखिरकार एमएसपी का मतलब क्या होता है और सरकार के द्वारा जो जारी की जाती है एमएसपी, उसको भी हम डिटेलिंग में समझेंगे। तो चलिए पहला कानून हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि पहला कानून मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देता हूं, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। हवा में बातें करना हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हम कैसे हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं। हम चीजों पर, फैक्ट पर बात करते हैं। हम सिर्फ हवा में बातें नहीं करते। हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं लेके चलते, फेसबुक यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेके नहीं चलते। हम पढ़ने वाले छात्र हैं, तो हम वैसी ही बातों को करेंगे। पहला कानून क्या कहता है, सुनिएगा बड़े ही ध्यान से। पहला कानून कहता है कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण कानून 2020। इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं पढ़ देता हूं। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन फैसिलिटेशन एक्ट 2020। अब इसका मतलब क्या है, सरकार कह रही है कि इस कानून के बाद किसी भी व्यक्ति को, किसी भी किसान को कोई आवश्यकता नहीं है वह जबरन जाकर के मंडी में अपना सामान बेचे, जैसा कि होता आ रहा है। सरकार कह रही है कि कोई भी किसान देश में कहीं भी जाकर के, किसी भी जगह पर जाकर के अपना फसल, उत्पाद, अपना अनाज बेच सकती है। अब जब सरकार ऐसा दावा कर रही है तो ये तो लग रहा है किसानों के फेवर में है, तो समस्या क्या है और किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, ऐसा ही तो बात आ रही है ना। यानी कि एपीएमसी को खत्म नहीं किया जा रहा है, लेकिन सरकार कह रही है कि सर आप एपीएमसी यानी कि मंडी के अलावा देश में कहीं भी जाकर अनाज बेचिए। ये तो किसान के फायदे के लिए है कि जब वो कहीं भी बेचेगा तो जहां पर उसको मनचाहा दाम मिलेगा वहां पर वो अपना अनाज बेचेगा जाकर के। तो इसमें बुराई क्या है। अब समस्या किसानों के सामने कई सारी है, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन बढ़ चुका है। आंदोलन के जरिए में अब हर व्यक्ति को लगने लगा कि ये किसान सरकार के द्वारा जो बनाया गया है वो किसान विरोधी ही है, क्योंकि अब चारों तरफ सिर्फ आंदोलन की ही दौड़ चल रही है। लेकिन हमें सोचना पड़ेगा, सरकार जब काम करती है, जय जवान जय किसान का नारा देती है, तो कहीं ना कहीं जवानों और किसानों के प्रति सरकार की आपकी जो संवेदनशीलता है वो रहती है। तो समस्या किसान के पास क्या है, हमारे देश के 80% किसान ऐसे हैं जो आपके सिर्फ और सिर्फ आम जीवन के लिए, अपने पेट भरने के लिए ही किसानी करते हैं, और जो कुछ एक्स्ट्रा बचता है वो मार्केट में बेच देते हैं जाकर के। अब समस्या क्या है सर, समस्या ये है कि सर अगर कोई किसान अपनी खेती पे द्वारा उत्पन्न किया गया अनाज वो देश के किसी भी कोने पर बेचेगा जाकर, तो क्या उसके लिए इतना मनी इफर्ट कर पाना संभव हो पाएगा। यानी कि वो 2 कुंटल 4 कुंटल 10 कुंटल के बेचने के लिए क्या पूरे देश में कैसे जाएगा। पहली समस्या तो ये। दूसरी कंडीशन ये आ रही है कि वो अगर स्टोरेज भी करना चाहे तो उसके पास प्लेस नहीं है। और तीसरी कंडीशन, किसान का मेन कर्तव्य है कि वो अपनी फसल को ध्यान देगा, अपनी खेती पे ध्यान देगा। अगर वो व्यापार में लग गया, वो देश में कहीं भी बेचने की व्यवस्था में लग जाएगा, तो खेती कैसे करेगा। ये समस्याएं आपकी आ रही हैं किसके सामने, आपके किसानों के सामने। कहीं ना कहीं ये जो मेरे ओपिनियन है, ऐसा नहीं कहता कि ये ऐसा ही है, लेकिन ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में जो मुझे आता है वो लग रहा है। और सरकार का जो कानून है जो बता रहा है कृषक उत्पाद व्यापार और वाणिज्य, कहीं ना कहीं किसानों के द्वारा जो आपके अनाज उत्पन्न किया जा रहा है उसको देश के हर जगह पर जो भी उच्चतम मूल्य मिल सकता है उसकी बात करता है। तो मुझे नहीं लगता कि इस कानून में ज्यादा कोई बुराई है। हाँ, लेकिन किसानों को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, ये एक समस्या है। तो सरकार इसके लिए कुछ प्रावधान कर सकती है, ठीक है। लेकिन दूसरा कानून जो पारित किया गया, 3 कानून जो पारित किए गए, जिसमें दूसरा कानून है वो कृषि कानून दूसरा कहता है कि मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध कानून 2020। इसका इंग्लिश वर्जन भी बहुत सिंपल है, जरा इसको समझ लेते हैं। द फार्मर्स इंपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। व्हाट एक्सप्लेनिंग दिस वन? दिस इज टोटली एक्सप्लेनिंग अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये आपकी अनुबंध कृषि की बात कर रहा है। यानी कि यह बात कर रहा है कि कंपनियों के द्वारा जो भी, जैसा कि हम अमेरिका देखें, हम ब्रिटेन देखें, इन देशों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का चलन है। वहां पर किसान खेती करता है अपनी लैंड पर, लेकिन किसी बड़ी कंपनियों के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, कंपनियां उसको मनी सप्लाई करती हैं, जिसके बाद आपका किसान उसके अनुसार उपज करता है और वो अनाज उसको बेच देता है। ऐसी ही व्यवस्था सरकार भी भारत में लाने का प्रयास कर रही है। लेकिन समस्या यह है कि भारत की जो कृषि
सिस्टम है, कृषि प्रणाली है, वो कुछ अन्य देशों की तुलना में अलग है, जिसकी वजह से भारत में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो हो सकता है कि इसके कई डिमेरिट पॉइंट निकले। पहली कंडीशन ये डिमेरिट पॉइंट निकल रहा है कि अगर कंपनी और किसी किसान फार्मर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो कॉन्ट्रैक्ट बीच में तोड़ा जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पहला समस्या ये। दूसरी कि अगर इन फ्यूचर सब कंपनी ने किसी किसान के साथ कोई एक्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है और इसके बाद जो भी फसल लेने के लिए उसने उपज करने के लिए दिया हुआ है ऑर्डर, आने वाले टाइम पे उसे लेने से मना कर देती है किसी कारण हो सकता है वो कह दे कि सर अनाज सही नहीं है या खराब है, हम नहीं ले सकते। तो इस कंडीशन में किसान क्या करेगा? क्योंकि उसने तो अनाज उपज कर लिया है, फसल उपजा ली है। इस सिचुएशन पे भी समस्याएं आ सकती हैं। तीसरी कंडीशन ये कि अगर आपको कंपनी ने जो दिया कॉन्ट्रैक्ट, पैसा दिया और फसल ना हो सकी उतनी, तो उस कंडीशन पे किसान की तो आपकी लैंड फंस जाएगी, किसान की जमीन फंस जाएगी और ऐसी कंडीशन में तो किसान तो भाई बेघर हो जाएगा। ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं और जो कंडीशन दी गई है इस पर कोर्ट जाने की, कोर्ट की बात नहीं करता, वो एसडीएम लेवल तक की बात करता है कि एसडीएम के ऊपर ये मामला नहीं जाएगा, वो इसको सॉर्ट आउट करेगा। तो ये आपकी जो समस्याएं हैं इन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किसानों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो कोर्ट में केस में अपना चक्कर काटेंगे। अगर वो ऐसा करने लगेंगे तो देश का किसान खाएगा क्या? देश का किसान खेती नहीं करेगा तो फिर उसका आय का स्रोत क्या होगा? उसके फैमिली मेंबर्स कैसे जिएंगे? कहीं ना कहीं एक बड़ा क्वेश्चन मार्क देश के द्वारा इस कानून पे लगाया गया है। इसलिए मेरा मानना है कि इस पर संशोधन होना चाहिए, नियम कानून सख्त होने चाहिए। हाँ, आने वाले समय पर हमें पता है कि आने वाले 20 वर्षों 30 वर्षों के बाद हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अपनाएंगे अपने देश में भी, लेकिन हो सकता है आज हमारे देश का किसान तैयार ना हो, क्योंकि जरूरत है। अगर किसानों की आय को बढ़ाना है तो हमें उन्हें कंपनियों के साथ में लाना ही होगा। हम आज देखते हैं कि विदेशों में किसान बहुत ही संपन्न है। क्यों? क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का चलन है, वहां पर किसानों के पास आय का स्रोत है, उनको ऑर्डर्स मिलते हैं। हमारे देश में भी सरकार की यही मंशा है, लेकिन उसे इंप्लीमेंट करने के तरीके में हो सकता है डिफरेंसेस हो। ये तो दो कानून थे। तीसरा जो महत्वपूर्ण कानून है उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। और तीसरा जो कानून है वो मुझे पर्सनली खतरनाक लगता है मेरे ओपिनियन के अनुसार, इसीलिए मैं इसको जरा समझ लेता हूं कि क्या है। आपके सामने मैं पढ़ता हूं और आपको दिख भी रहा होगा, आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020। इंग्लिश वर्जन क्या है इसका? इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। खतरनाक एक्ट मुझे लगता है। कैसे, क्यों लगता है? क्योंकि इसके तहत सरकार के द्वारा जो बताई गई बातें हैं कि इसने 5 प्रकार की, यानी कि 5 टाइप्स की चीजों को इसने क्या कर रखा है, इस सूची के तहत डाला है। और क्या बात करता है? कह रहा है कि अनाज, दाल, तिलहन, प्याज, आलू, ऐसी कंडीशन में को अगर युद्ध, अकाल, प्राकृतिक आपदा जैसे कोरोना आ चुकी है, अगर ऐसी कंडीशन नहीं है तो कोई भी व्यक्ति इसको स्टोर कर सकता है। अब यानी कि क्या कह रहा है कि स्टोरेज कर सकते हो, आप रख सकते हो। तो भैया ये बताओ कि किसानों के पास इतनी जगह तो नहीं होती है ना कि वो इन चीजों को अपने पास स्टोर करके रखेगा। क्योंकि हमारे देश में होता क्या है, 90% किसान ऐसे हैं जो खेती करते हैं और खेती करने के बाद जो अनाज निकलता है उसको बेच करके उससे आय प्राप्त करके अगली प्रकार की खेती करते हैं। उसके लिए बीज लाते हैं, उसके लिए खाद लाते हैं, ऐसी व्यवस्था करते हैं और इसी प्रकार चक्र चलता रहता है। अब किसानों के पास तो ऑप्शन नहीं ना कि वो स्टोरेज करके रखेंगे। सरकार ने बनाया इसे भले ही अच्छी मंशा के साथ था कि किसान अगर अपने अनाज को नहीं बेचना चाहते हैं, अपने दाल को नहीं बेचना चाहते हैं, प्याज को नहीं बेचना चाहते, आलू को नहीं बेचना चाहते, तो स्टोर कर लें, जब उनको मूल्य मिले तब बेच दें। लेकिन किसान ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन इससे फायदा होगा उन बड़ी बड़ी कंपनियों को, उन मल्टीनेशनल कंपनियों को जो आपका आय यानी कि कीमत को बढ़ाने के लिए स्टोरेज का सहारा ले सकती हैं। यानी कि सीधा सीधा आने वाले टाइम पे ये कंज्यूमर्स के ऊपर इफेक्ट पड़ने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये 3 जो कानून है इन पे काफी कमियां हैं, ये सबको पता है और स्वीकार करना चाहिए सरकार को। और सबसे बड़ी समस्या जो सरकार के सामने रखी गई है वो सिर्फ और सिर्फ लीगलाइजेशन ऑफ एमएसपी की बात करता है, जो पर्सनली मुझे लगता है, और मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि सभी लोगों को लगता होगा ऐसा कि
लीगल कर देना चाहिए, क्योंकि आज अगर हम बात करें 1900 के आसपास गेहूं का दाम है, लेकिन अगर हम बिहार में जाते हैं आज भी वो 1400 में खरीदा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी 1400-1500 के रेट चल रहे हैं। यानी कि अगर हम देखें ग्राउंड लेवल पर तो 1400-1500 ऐसी मार्केट में रेट चल रही है। कहीं ना कहीं किसान पूरी जान लगाकर खेती करता है, इसके बावजूद भी किसानों को उपज नहीं मिल पा रही है। क्या कारण है कि किसान पूरी जान लगाकर मेहनत करे और इसके बाद भी फांसी के फंदे पर झूल जाता है? क्योंकि उसके ऊपर इतना कर्ज होता है, उसके ऊपर इतना बोझ होता है कि अपने परिवार को नहीं चला पाता है और आखिरकार उसे सुसाइड करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और यही कारण है कि किसान आज सड़कों पर उतर आया है, आज पूरे दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया है। कहीं ना कहीं सरकार को इस पर बहुत जल्द ही विचार करना चाहिए और कहीं ऐसा ना हो कि किसानों के द्वारा कुछ ऐसा कर दिया जाए जिसके बाद सरकार अपने इस नींद से जागे। तो मैं आशा करता हूं इसी वीडियो पर और अगले नेक्स्ट पार्ट पर, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वहां पर हम पूरा डिटेलिंग में समझेंगे कि मंडी व्यवस्था क्या है। वहां पर हम समझेंगे एमएसपी कैसे लीगलाइजेशन है और क्या क्या एमएसपी के बारे में, कितनी फसलों को जारी करता है, कौन जारी करता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। एपीएमसी एक्ट क्या है, इस पर बात करेंगे और क्यों लाया गया था एपीएमसी और आज क्यों कह रहे हैं कि मंडी व्यवस्था खत्म हो गई, इन सभी पर चर्चा करेंगे। लेकिन आप बने रहिएगा, नेक्स्ट पार्ट वाले पर जरूर मिलेंगे। और याद रखिएगा, किसान ही हमारी जान है और जान है तो जवान है और जवान है तो देश सुरक्षित होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।